एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात की जाए तो ये आपके एनवायरनमेंट वाले चैप्टर का एक पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या फिर आप सीबीएसई के हो, हर एक बोर्ड में, या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। सबसे पहले तो ये जानो कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म क्यों आया है। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब ठंडा वाला माहौल होता है, टेम्परेट रीजन बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपको, अगर आपने 9th-10th में जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको अर्थ का पैटर्न पता होगा कि जो हमारी अर्थ है उसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये रेखा हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसी को हम इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। इस इक्वेटर से जब आप 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और जस्ट इससे जब आप 23.5 डिग्री नीचे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा जा रही है जिसको भूमध्य रेखा आपने बोला। इससे ऊपर 23.5 डिग्री पे एक रेखा है जिसको आपने कर्क रेखा बोला, और नीचे 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसको हमने मकर रेखा बोला। इनके बीच का जो टेम्परेचर होता है या इनके बीच का जो रीजन होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय इसको बोला जाता है, हिंदी में आई थिंक उष्णकटिबंधीय बोलते हैं और ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे जो तापमान होता है ना, वो इससे जब आप परे जाओगे या फिर इससे ऊपर या नीचे, तो उसकी अपेक्षा तापमान यहाँ ज्यादा होता है क्योंकि सूर्य की प्रकाश यहाँ पे सीधी पड़ती है। तो यहाँ पे जो प्लांट उगाए जाते हैं ना, उनको पर्याप्त मात्रा में तापमान मिलता है, जितना उनको वाटर चाहिए वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं। इस रीजन में जो प्लांट उगाए जाते हैं उनको इससे ऊपर या इससे नीचे जब आप ले जाओगे, जिसको कि हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन, यहाँ 66.5 डिग्री की बात हो रही है बेटा जी। तो अगर आप नॉर्थ या साउथ में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये वाला 23.5 से ऊपर जब जाओगे तो टेम्परेट रीजन इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण प्रदेश बोलते हैं इसको। तो जब आप उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन वाले प्लांट को टेम्परेट रीजन में यानी कि शीतोष्ण वाले जगह पे उगाने की कोशिश करते हो तो उनको प्रॉपर तापमान देना होता है। और ये तापमान देने के लिए वहां के लोग क्या करते हैं कि उन प्लांट्स को एक ग्लास हाउस के अंदर उगाते हैं, जैसे कि ये है, उस ग्लास हाउस के अंदर प्लांट्स को उगाया जाता है। ग्लास हाउस क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है या सूर्य से आने वाली जो रेज या किरणें हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है, और इसकी ये खासियत होती है कि ये उस सन एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लेगा मगर रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देगा, क्योंकि जो ग्लास है वो सन के रेडिएशन को ट्रैप करके इन प्लांट्स को दे देता है, जिससे कि इन प्लांट्स का क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ होता है, और इस ग्लास हाउस के अंदर आपको ग्रीन ग्रीन प्लांट्स दिखाई देते हैं। एंड दैट इज वाई हमने इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला है। ग्लास हाउस के अंदर ग्रीनरीज है, दैट इज वाई ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी समझ में अगर नहीं आया हो तो यहाँ आ जाएगा, ध्यान से समझो। ये हमारी अर्थ है बेटा, और अर्थ के पास भी सेम फिनोमिनन पाया जाता है, इसी वजह से इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला गया है। हरित गृह प्रभाव हिंदी में बोलते हैं। अब देखो, अर्थ जो हमारा है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि गैसों का एक लेयर या कंबल पाया जाता है। कंबल भी बोल सकते हो क्योंकि एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है अर्थ के चारों तरफ ही। यहाँ पे कई सारी गैसेस का मिश्रण पाया जाता है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, या फिर CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वाटर वेपर हो गया। तो ये सारी की सारी जो गैसेस है ना, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण के अंदर पाई जाती हैं, और ये गैसेस क्या करती हैं कि अर्थ को चारों तरफ से कवर करके रखती हैं। अब ध्यान दो, जब सनलाइट यानी कि सूर्य में हमें पता है कि कई तरह के रेडिएशंस होते हैं, तो इस सूर्य की जब ऊर्जा या सनलाइट जब अर्थ पे आता है तो ये इस ब्लैंकेट को क्रॉस करके ही आता है, मतलब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके सनलाइट क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे टकराता है। जब ये अर्थ के सरफेस पे आता है तो जो इसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य होती है वो छोटी होती है और इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। दैट इज वाई मैंने लिखा है शॉर्ट लेंथ वेवलेंथ प्लस हाई एनर्जी वाली जो सनरेज है वो आ रही है अर्थ पे, और जैसे इन जो शॉर्ट लेंथ वाली वेवलेंथ है और जिनकी हाई एनर्जी है उसको हमारा एटमॉस्फेयर आराम से एंट्री देता है कि भाई आपकी एनर्जी हाई है, आप क्रॉस करके अर्थ सरफेस तक आ जाते हो। जैसे ये अर्थ के सरफेस पर टकराएगा बेटा, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये टकरा के तुरंत वापस परावर्तित हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए अपने उसी मीडियम में जहां से ये आया है। मतलब कि जब
सूर्य का जो सनलाइट है, सन एनर्जी जब अर्थ के सरफेस पे टकराती है तो या तो वो क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी स्पेस में, या तो क्या होगा कि कुछ ऐसा हो जो उस ऊर्जा को या उस एनर्जी को बाहर ना जाने दे और ट्रैप करके अपने पास ही रख ले। तो ये ट्रैप करके अपने पास रखने का जो काम करता है उसी को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। होता क्या है, सन की लाइट आई बेटा, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस पे यानी कि पृथ्वी की सतह पे टकराई है। टकराने के बाद कुछ इसकी जो क्या होती है कि रेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं, परंतु कुछ क्या होता है ना कि शॉर्ट लेंथ वेवलेंथ वाली जो किरणें हैं वो कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग लेंथ वेवलेंथ में और उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। एंड दैट इज वाई क्या होता है कि इस दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली जो विकिरण है उसको हमारा ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बाहर नहीं जाने देता है। कुल मिला के क्या सीखा है आपने कि जो शॉर्ट लेंथ वेवलेंथ वाली विकिरण है वो तो बाहर चली गई थी, आ गई थी अर्थ के पास, और कुछ टकरा के बाहर भी निकल जाती हैं, परंतु होता क्या है ना कि कुछ यही वाली जो रेडिएशंस हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण में, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेडिएशंस में। उनकी एनर्जी भी कम होती है। एंड दैट इज वाई क्या होता है ना कि अर्थ का जो ये एटमॉस्फेयर है जिसमें कि ये गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इनको पकड़ के रखता है और बाहर नहीं जाने देता है। इससे क्या होती है ना कि इससे जो हीट जनरेट होती है उसी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, गर्म होता है और हमारी पृथ्वी गर्म होती है। इस प्रभाव को ही, जिसमें कि जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं जो कि पृथ्वी के तापमान को गर्म रखने का काम करती हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वो सारी की सारी गैसेस जो कि उस सन के रेडिएशन को ट्रैप कर रही थी, उनको पकड़ के रखी हुई थी, उन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो आपने क्या सीखा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस हैं, वो सारी की सारी गैसेस जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर और कौन सा बचा एक, नाइट्रस ऑक्साइड, वो सभी की सभी क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली शॉर्ट लेंथ वेवलेंथ की किरणों विकिरण को पृथ्वी के अंदर तो आने देती हैं, पृथ्वी की सतह पे तो आने देती हैं, परंतु इस दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण को पृथ्वी की सतह से बाहर नहीं जाने देती और उसको ट्रैप करके पृथ्वी के तापमान को गर्म करने का काम करती हैं। इसी वजह से इनको हम बोल देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से पृथ्वी के तापमान को गर्म रखना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अगर कुछ ना समझ में आए तो इतना तो लिख सकते हो ना कि हरित गृह प्रभाव क्या है, तो हरित गृह गैसों की सहायता से पृथ्वी का तापमान गर्म रखने की प्रक्रिया ही हरित गृह प्रभाव कहलाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो विकिरण है वो पृथ्वी के वायुमंडल को भेद कर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं, परंतु ग्रीन हाउस गैसेस की प्रभाव की वजह से वो पृथ्वी के वायुमंडल को वापस भेद कर बाहर नहीं जा पाती तथा टकरा के पुनः पृथ्वी की सतह पर ही आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान गर्म हो जाता है। इसी प्रभाव को हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है बेटा? डायग्राम एकदम इजी सा है। आपने सन बनाया, सन की लाइट बनाई, एक आपने एटमॉस्फेयर बनाया, सन की लाइट पृथ्वी पे टकराएगी, वापस बैक हो जाएगी कुछ लाइट। कभी कभी क्या होगा कि जब ये आएगी तो इसका विकिरण का जो था पहले शॉर्ट लेंथ थी, एनर्जी हाई थी, जब एनर्जी इसकी लो हो गई है तो ये यहाँ तक जाएगी, मगर ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रहे हैं, इसको ट्रैप करके फिर से यहीं पे भेज दे रहे हैं और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया है बेटा जी, हमारा अर्थ का तापमान हमारा क्या हो गया, बढ़ गया है, जिससे पृथ्वी क्या है, गर्म हो रही है। अब देखो इससे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, आप ये याद कर लो। इतना मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये डायग्राम समझ में आया होगा। ये नहीं भी लिखना चाह रहे हो तो कुछ बात नहीं, मत लिखो, बस आपको इतना ये वाला डायग्राम पता होना चाहिए कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सूर्य से विकिरण आ रही है, कुछ टकरा के वापस चली जा रही है, कुछ ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव की वजह से फिर से टकरा के पृथ्वी पर ही आ जा रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान गर्म हो जा रहा है। क्लियर है? आगे देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रही हूँ, आपको सीधा लिखना है ग्रीन हाउस गैसेस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को गर्म रखने का काम करती हैं और इन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। इन गैसों के उदाहरण आपको लिखना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प। इतना आपको लिखना होगा। पुनः आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा कि इन गैसों के सोर्सेस यानी कि कहाँ से ये गैसेस निकलती हैं, इसके बारे में बताइए।
तो आप क्या लिखोगे कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनके स्रोत यानी कि सोर्स इस प्रकार हैं। पहला लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलता है बेटा? रेस्पिरेशन इंसान करता है वहां से भी निकलता है, ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियां चल रही है वहां से भी निकलता है, जब आप क्या करते हो किसी फॉसिल्स को जलाते हो तो वहां से भी निकलता है बेटा जी। इसके अलावा क्या होता है कि जो चिमनी के धुएं होते हैं वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ईंट भट्ठों के जो धुएं होते हैं वहां से भी निकलता है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलता है बहुत ही इजी है, इसके स्रोत के बारे में लिख सकते हो। अगेन मेथेन की अगर बात करें तो मेथेन कहाँ से निकलता है? धान के खेतों से निकलता है। इसके अलावा दीमक की बाम्बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धान के खेतों से, दीमक की बाम्बी से, इसके अलावा जो कुछ रोमिनेंट जानवर होते हैं उनके गट में भी प्रेजेंट होते हैं मेथेन को जनरेट करने वाले बैक्टीरियाज, वहां से भी मेथेन निकलता है। समझ में आ गया बेटा जी? और इसके अलावा जो कोल गैसेस हैं, प्राकृतिक गैसेस हैं, वहां से भी हमारा मेथेन निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो कहां से निकलेगा? जीवाश्म ईंधन है उसको जलाओगे तभी भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ लेना, ये हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैसेस हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, उसमें प्रशीतक का काम करती है ये और वहां से निकलती हैं। वाटर वेपर तो बताने की जरूरत नहीं है कि जलवाष्प कहाँ से निकलता है, सभी को पता है बेटा जी। तो ये आपके दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है, पृथ्वी के तापमान को गर्म करना ग्रीन हाउस गैसों की सहायता से, वही है हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बता दोगे, कहां से निकलते हैं, सोर्स बता दोगे। अब बताओ एक क्वेश्चन आता है कि अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो उसका तापमान कितना रहेगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो का मतलब क्या है कि अगर पृथ्वी में एटमॉस्फेयर ही हटा दो, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो गैसेस नहीं रहेंगी, गैसेस नहीं रहेंगी तो जब पृथ्वी पे सूर्य का विकिरण आ रहा था, रेडिएशन आ रहा था बेटा, तो रोकने का काम कौन कर रहा था? इस ब्लैंकेट के अंदर जो गैसेस हैं वही तो इसको ट्रैप करके फिर से पृथ्वी पर भेज रही थी। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो क्या होगा? उस वायुमंडल मान लो नहीं है तो इस वायुमंडल की एब्सेंस में जो सनलाइट या सन की रेडिएशंस आएंगी वो अर्थ के सरफेस पे टकराएंगी, पृथ्वी की सतह पे टकरा के पुनः वापस ये कहाँ चली जाएंगी बेटा? स्पेस में वापस चली जाएंगी। इससे क्या होगा कि अर्थ का तापमान में बिल्कुल वृद्धि होगी ही नहीं, अर्थ का तापमान एकदम ठंडा रहेगा अर्थ हमारा। और कितना ठंडा रहेगा ये पूछा जाता है तो वो बेटा जी -18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है हमारा अर्थ। कहने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अभी जो हम अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं उसका कारण भी ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं, बट इनका कंसंट्रेशन बेटा जी एक होता है ना बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहेंगी तो जितना भी रेडिएशन आएगा बेटा सारा का सारा अर्थ की सतह से टकरा के वापस चला जाएगा, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत माइनस में जा सकता है, -18 डिग्री तक जा सकता है। अब देखो ये पूछा जाता है ठीक है तो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन अगर बहुत बढ़ा दें, मतलब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन भी बहुत, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इतना ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा कि जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स का मतलब जानते हो ना कि आधे से हिमालय है हमारा, हिमालय बर्फ ही तो पूरा है, तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। जब टेम्परेचर हाई है मतलब कि अर्थ पे बहुत ज्यादा तापमान है, गर्म है बहुत ज्यादा पृथ्वी, तो बर्फ पिघलने लगेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा? नदी या फिर समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा ना। इससे क्या होगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम पे एडवर्स इफेक्ट आएगा। सेकेंड चीज क्या होगा बेटा कि जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जो कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं या फिर जो समुद्र के किनारे भी जो देश हैं, वो क्या होंगे? वो सारे के सारे जलमग्न हो सकते हैं, मतलब कि वो जल के अंदर ही चले जाएंगे ना। जब जल का स्तर यानी कि वाटर लेवल ऊपर जाएगा तो जो कंट्री उसके किनारे बचे थे वो सारे के सारे इस पानी के अंदर ही चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया जाए तो ये भी बहुत खराब है हमारे लिए, और अर्थ का जो हमारा इकोसिस्टम है या फिर जो अर्थ पे इकोसिस्टम है वो क्या हो सकता है? एडवर्सली इस पे अफेक्ट कर सकता है ये। अगेन लास्ट में आप ये लिखोगे ग्रीन हाउस गैस में या ग्रीन हाउस इफेक्ट में कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मेजर्स आप अपनाओगे जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है उससे आप कंट्रोल करो या फिर बहुत ज्यादा इन गैसों का कंसंट्रेशन ना बढ़े। तो सिंपल सी बात है, हमें गैसेस पता है कि गैसेस का सोर्स क्या है। अगर सोर्स लेवल पे ही हम कंट्रोल कर दें तो ये गैस बढ़ेगा नहीं, और गैस का लेवल नहीं बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है क्या नहीं होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हुआ तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा जी तो क्या होंगे? ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जो भी नदियों के किनारे देश हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर कंट्रोल करना है तो सोर्स पे ध्यान देना है
कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है वहां पे रोक लगाओ। जैसे कि अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, हम वृक्षों का कटाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो क्या होगा उस केस में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। क्यों भाई, वृक्षों के कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ता है? सिंपल सी बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है उसका यूज प्लांट ही तो करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसी को फिर वो कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के रूप में। तो हमें क्या करना होगा, बहुत ज्यादा वृक्षारोपण करना होगा, यानी कि एफॉरेस्टेशन करना होगा। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इसका कम यूज करना होगा। हमें बाकी जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना होगा। और इसके अलावा हमें जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ना अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे कि हो गया वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना होगा इन कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। समझ में आया बेटा जी? इससे क्या होगा ना कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका कंसंट्रेशन कंट्रोल में रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल में रहेगा। और एक जो बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है वो भी क्या हो जाएगा बेटा जी, कंट्रोल में रहेगा। तो ये पूरा हमने सीखा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। और इसी से जस्ट जुड़ा हुआ एक चीज है जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने की जो ये पूरी प्रक्रिया है ना, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि पूरे पृथ्वी पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसी को तो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब पूरा भूमंडल की बात हो रही है, वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो क्यों गर्म हो रहा है भाई, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा पृथ्वी का गर्म होना ही क्या कहलाता है बेटा जी, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड यस कीप वॉचिंग।